नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, और आप सभी को पता है ये आपका कॉमन पेपर है, यानी कि IDT वाले भी अपना पढ़ें आराम से इस पेपर को, HI वाले भी इस पेपर को पढ़ें और VI वाले स्टूडेंट भी इस पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके 2.2 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली है, और जितनी भी वीडियोस आपको दी गई हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उससे भी ज़्यादा वीडियो आपकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रवण बाधिता, बच्चों का मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने प्रकार का होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी, किन कारणों से हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोगों का कमेंट एक आ रहा था, सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा फर्स्ट ईयर का, तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। फिर भी मैं यहाँ पर भी आपको बता दूँ, मई से जून का महीना 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, या तो मई महीने में या तो जून महीने में। अब आप लोग तैयारी कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे तैयारी अभी से करना शुरू कर दोगे तब आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। वहीं कहीं आप अप्रैल में तैयारी करना शुरू करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, और पिछले वर्ष के बच्चों से पूछ लेना कितनी बैक लगी थी उनके पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बात करते हैं श्रवण बाधिता की। आप सभी को पता है श्रवण बाधिता यानी कि बच्चे को सुनने में समस्या। अब सुनने में समस्या होगी तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं गंभीर रूप से समस्या होगी, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो मध्यम रूप से नहीं सुन पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत यानी कि सुन रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत, हम अगर उनका जो सुनने का स्तर होगा वो बहुत कम होगा, बहुत हल्का होगा। तो इस प्रकार से सुनने की समस्या यदि है किसी में भी, ठीक है, तो वो कैसे हो सकती है, उसी को हम लोग हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा या व्यक्ति कहेंगे। ऐसे हम कह सकते हैं कि सामान्य वातावरण में जो भी ध्वनि उपस्थित है, वो ध्वनि अगर किसी भी व्यक्ति को सुनने में असमर्थता दे रही है, वो ध्वनि अगर किसी भी व्यक्ति को नहीं सुनाई दे रही है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे ये वंशानुगत हो जाए, या कान के पीछे की कोई खराबी हो, या चोट लगने से, या रोग के होने से, किसी भी कारण से। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि बीमारी, चोट, रोग और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये आपको देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट या श्रवण अक्षमता कहते हैं। किसी भी प्रकार के दोष का होना, चाहे वो वंशानुगत हो या कान के पीछे की अंग के खराबी के कारण हो, या वातावरणीय कारणों से भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई। अब हम लोग बात करते हैं मुख्यतः परिभाषा की, और 3 परिभाषाएं आपको मैंने यहाँ पर रखी हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट तीनों परिभाषाएं आपके पेपर में अगर पूछ दे, क्वेश्चन क्या कर दे, अगर छोटा हो 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, केवल केवल कहे कि भैया श्रवण बाधिता को परिभाषित कीजिए
श्रवण बाधिता को परिभाषित कीजिए। अगर आपसे ये पूछ दे तो आप क्या इन तीनों डेफिनेशंस को जब लिखोगे भैया, किन तीनों, ये तीनों डेफिनेशन आप दो कम से कम याद कर लो, कम से कम दो याद कर लो, ठीक है। पहली परिभाषा भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसको हम लोग आरसीआई के नाम से जानते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसीलिए मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, जब बधिरता 70 डेसिबल, और डेसिबल हमेशा ऐसे ही लिखना, डी और बी, डी हमेशा छोटी बनाना और बी हमेशा बड़ी बनाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जब बधिरता 70 डेसिबल होगी तो उस व्यक्ति को हम व्यवसाय के कार्यों में लाएंगे, और अगर सुनने की क्षमता 55 डीबी होगी तो उस व्यक्ति को हम शिक्षा प्रदान करेंगे। 70 डीबी है तो उसे हम व्यवसाय के कार्य में लाएंगे, उसे हम जो भी व्यवसायिक चीज़ें हैं वो करवाएंगे। और अगर 55 डीबी है तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हम शिक्षा के कार्यों में ला सकते हैं। आरसीआई ने ये परिभाषा दी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा। विकलांगजन अधिनियम 1995 की क्या परिभाषा, वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डीबी या उससे अधिक कंठ पर सुनने की क्षमता रखता हो। इसको भी याद कर लेना। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, इनके द्वारा क्या परिभाषा दी गई, श्रवण बाधिता उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो। तो ये इन्होंने परिभाषा दी। तो ये तीनों की तीनों परिभाषाएं बहुत सरल हैं और आप इनको याद भी कर लेना भैया। बताओ समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, तुरंत लाइक करो, बिल्कुल मतलब सोचा ना करो कि लाइक करना है, आते ही आते सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अच्छा लगे तो। इसके बाद में हम बात करते हैं श्रवण शक्ति मौखिक संदेश वाहन अधिगम, मानसिक विकास और भाषा का विकास में सशक्त संसाधन है। देखो भाई, यदि बच्चा सुन पाएगा सामान्य वातावरण की ध्वनियों को, तभी तो वो बोल पाएगा, और जब बोलेगा तभी तो उसका विकास होगा। और किस चीज़ का विकास होगा? उसकी भाषा का विकास होगा। भाषा की विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर कर रही हैं? बच्चे के सुनने पर निर्भर कर रही हैं, ठीक है। वे समस्त बच्चे जिन्हें सुनने के संदर्भ में कोई कठिनाई है, श्रवण क्षतियुक्त बच्चे कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको सही कर लें। ये भैया टेलीग्राम ग्रुप है अपना, एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग बात कर लें इसके कारणों की। अभी हम लोग इसके प्रकारों की भी बात करेंगे, कारणों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कारणों की बात कर लें। कारण, जन्मजात कारण, यह जन्म के समय या जन्म से पहले विकसित हो सकती है, जैसे आनुवांशिक विकार, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण और जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी। इसके कारण आपका ये श्रवण अक्षमता हो सकती है। कान में अगर संक्रमण है, बार बार कान में संक्रमण होना, तब भी ये हो सकती है। बहुत ज़्यादा नॉइस है, शोर शराबा है, वहाँ पर भी आपको, जैसे फैक्ट्री, निर्माण स्थल, ऐसी जगह पर भी हैं, तब भी हो सकता है। बुढ़ापा आता जा रहा है, देखते होंगे कान के पीछे हमारे यहाँ बाबा लोग जो होते हैं, दादी लोग जो होते हैं, कान के पीछे ऐसे हाथ लगा लेते हैं, ठीक है। कहते हैं भैया क्या कह रहे हो, हैं? तो बुढ़ापे में भी उनको ऐसी समस्या हो सकती है, किसी भी चोट के कारण हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और ये इसको जो है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, VVI लगा लेना इसको। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा ही जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने गंभीरता के आधार पर ऐसे बताया कि यदि सुनने की क्षमता 0 से 25 dB तक है, D ऐसे बनाना, B ऐसे बनाना, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम सामान्य व्यक्ति कहेंगे। अगर 0 डेसिबल से लेकर के 25 डेसिबल तक बच्चा सुन ले रहा है
तो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सामान्य व्यक्ति कहेंगे। अगर 26 से 40 डेसिबल तो उसको हम अति अल्प यानी कि बहुत कम उसको समस्या है। 41 से 50 तो उसको थोड़ी अधिक समस्या है। 56 से 70 मॉडरेटली। इसके बाद में 71 से 90 सीवियर गंभीर कंडीशन है, और 91 से अधिक उसको प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन है। ऐसे में हम लोग हेयरिंग एड वगैरह जो है वो उपयोग में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको WHO के अनुसार इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन याद करके पेपर में ज़रूर जाना। ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर हम लोग बात करें, ये हमने गंभीरता के आधार पर, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें प्रकार के अनुसार, आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरिनल हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, इस पर हम लोग बात कर ले। सेंट्रल हेयरिंग लॉस, तो इस पर अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसमें बाहरी या मध्य कान में कोई बाधा होती है। कान जब आप लोग पढ़ोगे तो कान आप बाह्य कान पढ़ोगे, आंतरिक कान पढ़ोगे, मध्य कान पढ़ोगे, तो इसमें क्या होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में आपका, तो ये आपका देखने को मिलता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में, जिसमें ध्वनि कान के अंदरूनी हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। इसका इलाज अक्सर सर्जरी और दवाओं से किया जाता है। इसके बाद में सेंसरिनल हेयरिंग लॉस में अगर हम क्या कहेंगे, तो इसमें आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका की समस्या होगी। ठीक है। आमतौर पर हेयरिंग एड के द्वारा, कॉन्क्लियर इम्प्लांट के द्वारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, इसमें कंडक्टिव और सेंसरिनल दोनों के प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में सेंट्रल हेयरिंग लॉस, इसमें क्या होता है, इसमें मस्तिष्क के श्रवण केंद्र में समस्याएं होती है, ध्वनि की पहचान करने में कठिनाई होती है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और आप लोग अगर पढ़ते होगे तो कायिक, अकायिक, ऐसे भी करके वंशानुगत श्रवण दोष भी पढ़ते होगे, जन्मजात भी पढ़ते होगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती होंगी। हम अगर बात कर लें इसके लक्षणों की, तो लक्षणों में क्या होगा, इसके लक्षण क्या क्या होंगे, कैसे आप पहचान सकोगे कि भैया किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बच्चे में या व्यक्ति में। दूसरों से बात करने में कठिनाई, बात को समझने में कठिनाई, बार बार लोगों को बात दोहराने के लिए की आवश्यकता पड़ना, टीवी फ़ोन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ करवाना कि भाई हमको नहीं सुनाई दे रहा है, फ़ोन की आवाज़ तेज़ कर दो, टीवी की आवाज़ तेज़ कर दो, है ना। इसके बाद में किसी भी तरह की बातचीत के दौरान ध्यान केंद्रित करने में समस्या, शोर वाले स्थानों पर सुनने में कठिनाई, कानों में सीटी बजना, इस प्रकार से सीटी गूंजना या बजना, इस प्रकार से ये भी कठिनाई। रोकथाम, तेज़ शोर वाली जगह पर हम लोग नहीं जाएंगे, कानों के संक्रमण से बचाएंगे, कानों की नियमित जांच करवाएंगे, जो भी ऑक्सीटोसिन दवाएं हैं इनका उपयोग सावधानीपूर्वक करेंगे, डॉक्टर की सलाह से करेंगे, और गर्भावस्था के दौरान उचित जांच और संक्रमण का जो उपाय होगा वो करेंगे। साथ ही साथ शैक्षिक प्रभाव, बच्चा जब नहीं सुन पाएगा तो बच्चे को शिक्षण सामग्री जो ये है बात करने में, अपनी बातों को व्यक्त करने में कठिनाई होगी। बच्चे की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो डिले हो जाएगी, उसमें देर हो जाएगी, इसमें बच्चे को बात करने में कठिनाई होगी। बच्चे का विकास जो है वो काफ़ी धीमा हो जाएगा। समाज में अगर बच्चा रह रहा है तो वहाँ पर घुल मिल नहीं पाएगा। भाई कोई भी व्यक्ति बोलेगा, बताएगा तो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, संवाद नहीं कर पाएगा, स्पीच डेवलप नहीं होगी, समस्या आएगी। और विशेष विधियों के द्वारा इन बच्चों को हम लोग जो है बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग सुनने की तकनीक यानी कि हेयरिंग एड का प्रयोग करते हैं, दृश्य साधनों को बता करके भाई ये देखो आम है, हमने दिखाया बच्चे को, बच्चा सीख गया, है ना। इन चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो हेयरिंग एड लगा करके, जो भी सुनने की मशीन होती है उसको लगा करके, कॉन्क्लियर इम्प्लांट करके, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे का कॉन्क्लियर इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो भैया क्या है, श्रवण तंत्रिका तक इसको पहुंचाया जा सकता है। स्पीच थेरेपी दिलवा करके बच्चे को स्पीच थेरेपी से हम लोग बेहतर बना सकते हैं। हम लोग साइन लैंग्वेज बच्चे को सिखा सकते हैं, संचार भाषा, जिससे कि अपनी बात दूसरे को व्यक्त कर पाएगा, दूसरी बातों को समझ पाएगा। विशेष शिक्षा के द्वारा हम बच्चे को ऐसी सामग्रियों का यूज़ करके बता सकते हैं जो काफ़ी बेहतर हों, अच्छी हों और जिनको बच्चा देख करके सीख सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया।
लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और दोस्तों सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का कि इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार आप सभी ने बनाया, जो कि स्पेशल एजुकेशन में है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।